साहब का तारुफ यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसलिए कि आप जानते हैं कि वो किसी भी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ड्रामा ही उनका पूरा तारुफ है। अब आप हैं, दानिश हुसैन हैं, उनका प्ले है किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम, ख़वातीनो हाज़रात खैर मकदम, ख़वातीनो हाज़रात खैर मकदम। शुक्रिया है आपका जो आपने तकलीफ की, शुक्रिया है आपका जो आपने तकलीफ की। देखने आए ड्रामा रखिए अब तशरीफ भी, देखने आए ड्रामा रखिए अब तशरीफ भी। चंद लम्हों में शुरू करते हैं किस्सा हम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम। एक गुजारिश और है इतना कर पाए अगर, एक गुजारिश और है इतना कर पाए अगर। बंद कर ले घंटियां ऑफ कर ले वाइब्रेटर, बंद कर ले घंटियां ऑफ कर ले वाइब्रेटर। आपका एहसान होगा खेल जाएगा जम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम। मेहनत हमने खूब की है, मेहनत हमने खूब की है पर रिहर्सल कम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम, खैर मकदम हाज़रीन खैर मकदम। बंद करो भाई, बंद करो। क्या हो रहा है? हाँ बंद करो। क्या हो रहा है? नाटक हमारे ही है ना आज। हाँ भैया, तो ये गालिब इंस्टीट्यूट, समय तारीख वेन्यू सब कुछ वही है, लेकिन ये लोग कौन है? अरे ये तो अपने लड़के हैं। अरे यार मैंने आपको बोला था इन लोगों के साथ रिहर्सल करवा लो। हाँ। अब देखो ये दाढ़ी कटा के आ गया, मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा है। अच्छा वो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यहाँ पे? आप लोग आए नहीं थे, हाँ तो हमने सोचा हम इनका थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं। इनका मनोरंजन? हाँ, इनको कोई मनोरंजन की जरूरत नहीं है, बहुत इनका मनोरंजन हो रहा है। अभी अभी कर्नाटक में इलेक्शन कराया, कितना मनोरंजन चाहिए इन लोगों को? हद है यार। बस चलिए, गंभीर बातें होने वाली है। चलिए जरा चलिए, हाँ चलिए। जिसको देखिए इस मुल्क में मनोरंजन के चक्कर में पड़ा हुआ है। जी हालांकि जब शाइस्ता बातें होंगी, गंभीर बातें होंगी, मनोरंजन हर जगह आपको बस खिलवाड़ सूझ रहा है। पत्र हजरात आदाब अर्ज़ है, आज की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। हम कैसे लग रहे हैं, हमारी हुलिया ऐसी क्यों है, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम सब सभ्य समाज से हैं और सभ्य समाज की इस मुल्क में रीत रही है कि हम बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे मुल्क में बुराइयां हैं ही नहीं। एवरीथिंग इज फाइन इन आवर कंट्री, एवरीथिंग इज फाइन। हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ये किस्सा हम कहीं और सुना रहे थे, वहां से हम पिट के आए हैं। क्या कर रहे हैं भैया आप? अभी अभी आपसे मैंने कहा कि इसका जिक्र नहीं करना, आप वही बात छेड़ रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, नहीं बताएंगे हम ये। फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ फातिमा हज़रात, आप ये मानिए कि हम मंच पे अब आए और नाटक अब शुरू हो रहा है। आप बाकी सब नजरअंदाज कर दीजिए।
तो आदाब अर्ज़ है, किस्सेबाजी की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। आज जो हम आपको किस्सा पेश कर रहे हैं वो है किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का, सच झूठ बर गर्दन रावी। हमने तो जो सुना है वही आपको सुना रहे हैं। मैं साथी जी, मैं मंच पे कौन? पता नहीं। आप कौन है? नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। आप है ही नहीं? नहीं, मैं नहीं हूं। ये खाली सुन रहे हैं? जी जी। अरे हिंदुस्तान में कानून आ गया है कि व्हाट्सएप रिसीव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा जी, तो अगर ये आपत्तिजनक किस्सा ये लोग सुन रहे हैं तो इसका जुर्म इनके मत है। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो खातिन हजरात, हम कौन हैं या नहीं हैं, ये जेर बहस नहीं है। आप सिर्फ इस बात पे तवज्जो दीजिए कि किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का ये इब्न इंशा साहब ने लिखी। नहीं, वो तो मर गए। इब्न इंशा मर गए? जी। अरे फिर तो मामला साफ हो गया। कैसे? फिर सरकार किसके खिलाफ फतवा जारी करेगी? भाई लिखने वाला मर गया, सुनाने वाले मौजूद नहीं है यहाँ पे। हम लोग तो है ही नहीं ना। फिर तो यही फंसेंगे। ये तो पहले से फंसे हुए हैं। ये पहले से फंसे हैं? जी। कैसे? वोट जो दे दिया अब झेलना जेल ही की पड़ा हमारी है। बला से। हाँ, और क्या, हम तो सुनी सुनाई सुना देंगे और बात शो के यहां से खिसक लेंगे। हाँ, ना घोड़ा है ना घास है, फिर काहे की आस है। जी। तो खातिन हज़रात, जैसी कि रिवायत है, किस्सा या दास्तान सुनाने से पहले साक़ीनामा पढ़ा जाता है, यानी कि शराब पिलाने वाले की तारीफ में चंद अशार। पर चूंकि ये रिवायती दास्तान नहीं है और शराब जो है वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और वैसे भी गुजरात में प्रोहिबिशन है। पर ये तो दिल्ली है ना, तो यहाँ नहीं, अब पूरा मुल्क गुजरात है। वी फॉलो द सेम मॉडल। अच्छा, वैसे इट्स गुजरात एवरीवेयर नाउ। ओके। तो इसलिए हम आपको एक अलग तरह का साक़ीनामा सुनाएंगे। तो पेश करते हैं नहीं, साक़ीनामा। ऐसा करते हैं, पहले इनको ये बता देते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये आपको तो पता नहीं, मैंने तो फ्लाइट पकड़ी बंबई से, फिर वो मेट्रो पकड़ी विश्वविद्यालय से। यार, आप में किसको इंटरेस्ट है? किसी को है इनमें इंटरेस्ट? मेरे कहने का मतलब है इतिहास के वो चंद दौर जिनसे हम होके गुजरे हैं, अच्छा। उनके बारे में बता दें। अच्छा। जी। इनका मतलब है कि वैदिक एज, स्टोन एज, आयरन एज, अच्छे दिन, न्यू इंडिया। ज्यादा चतुर ना बनिए जी। बाचना चालू करिए। खातिन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश हैं तारीख के चंद दौर। राहों में पत्थर, जलसों में पत्थर, सीनों में पत्थर, अकलों में पत्थर, आस्तानों में पत्थर, दीवानों में पत्थर। पत्थर ही पत्थर। ये जमाना पत्थर का जमाना कहलाता है। एक और जमाना है आयरन एज, यानी लोहे का जमाना। लोहा वो धातु है जिसका लोहा सब मानते हैं। हल का फल भी लोहा, कारखाने की कल भी लोहा। लोहा मकनातीस बन जाता है तो चांदी तक को खींच लाता है। 100 सुनार की, एक लोहार की। सोने वाले लोहे वालों से डरते हैं। पर कोई कहां तक रुकवाएगा? हमारे यहां भी लोहे का जमाना आएगा। कच्चा लोहा और किसी काम का नहीं, बस उससे आदमी बनाते हैं जो बाद में लौह पुरुष कहलाते, उनको जंग लग जाता है, बल्कि खा जाता है। फिर भी लोग भूरे से उठा लाते हैं। जिंदाबाद के नारे से जिलाते हैं। ये और दौर है, लोग नंगे घूमते हैं, नंगे नाचते हैं, नंगे कल्बों में जाते हैं, एक दूसरों को जलसों में नंगा करते हैं, अवाम तक के कपड़े उतार लेते हैं, बल्कि खाल खींच लेते हैं, खालों से विदेशी मुद्रा कमाते हैं। गोश्त कच्चा खा जाते हैं। न चूल्हा है न सीख है। ये जमाना कब्ल अस तारीख है, क्या मतलब? प्री हिस्टोरिक। अच्छा, तो चलिए आज के जमाने की बात करते हैं। चलिए। मिलावट का व्यापार, रिश्वत का व्यापार, कोठी का व्यापार, पकौड़ी का व्यापार, हलवे का व्यापार, मांडे का व्यापार, बयानों और नारों का व्यापार, तावीजों और गंडों का व्यापार, ट्रोल्स और ट्रेन्स का व्यापार, ये हमारे यहाँ का व्यापारी दौर है। कागज के कपड़े, कागज के मकान, कागज के आदमी, कागज के जंगल, कागज के शेर, जरा नम हो तो सब के सब ढेर, कागज के वोट, कागज के नोट, कागज का ईमान, कागज का मुसलमान, कागज के अखबार, कागज के कालम निगार। ये हमारे यहाँ का कागजी दौर है। अब इस आखिरी दौर को देखिए। पेट रोटी से खाली, जेब पैसे से खाली, बातें बसीरत से खाली, वादे हकीकत से खाली, दिल दर्द से खाली, दिमाग अक्ल से खाली, शहर फरजानों से खाली, जंगल दीवानों से खाली, अखबार खबर से खाली, सब खाली। ये हमारे यहाँ का खलाई दौर है, यानी स्पेस एज, अंतरिक्ष युग। तो आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि जब शेर मोहम्मद खान उर्फ इब्न इंशा, पैदाइश सन 1927, तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर, सूबा पंजाब,
एक तवील उम्र को पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि मौके और माहौल की मुनासिबत एक ऐसा इल्मी जखीरा छोड़ जाएं कि तालिब इल्मों की हमेशा इस्लाह होती रहे। इसी नेक ख्याल को पस मंजर रखते हुए इब्ने इंशा साहब ने उर्दू की आखिरी किताब लिखी। नहीं देखिए, ये किताब उन्होंने लिख तो ली, लेकिन जब छपवाने का इरादा हुआ तो लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो ये कोर्स में लग जाए। अच्छा, और अजीज तालिबे इल्मों यानी प्रिय छात्रों का खून नाहक हमारे हिस्से में लिखा जाए। ये छात्र कैसे कि अगर इनसे आप उस्ताद आमिर खान के बारे में पूछो जी, तो ये आमिर खान फिल्म स्टार समझते हैं जी। तो हमने ऐसे ही आजमाने के लिए इसका मैटर जो है टेक्स्ट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनके यहां भेज दिया। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने ये हमारी किताब गहरा गौर व खौस करने के बाद नामंजूर कर दी। शुक्र है। चेयरमैन साहब कुछ अच्छा करें या गलत करें, लेकिन गहरा गौर व खौस जरूर करते हैं। अरे एक किस्सा तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जी बताइए। भाई क्या हुआ कि एक बार एक साहब चेयरमैन साहब के दफ्तर गए और गलती से अपनी पसंदीदा फिल्मी गानों की कॉपी उनकी मेज पे छोड़ा है। चेयरमैन साहब ने वही कॉपी उठवा के प्राइमरी के कोर्स में दाखिल करवा दी। अच्छा, तभी मैं कहूं ये जनरेशन ऐसी क्यों निकल रही है। जी वैसे चेयरमैन साहब गहरा गौर व खौस करते हैं, यानी गहरा चिंतन मनन। जी, हम शिक्षा विभाग के भी काफी आभारी हैं जिन्होंने सर्कुलर भेज के हर स्कूल और हर लाइब्रेरी को यह हिदायत दी है कि यह किताब नहीं खरीदी जाए। इसीलिए हमें बेशुमार ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं हर लाइब्रेरी हर स्कूल से। जी देखिए, हमने इस किताब में कोई नई बात नहीं लिखी है, और वैसे भी आजकल किसी भी किताब में कोई नई बात लिखने का रिवाज ही कहा है जी। लेकिन हमने खास तौर पे इसमें वही कुछ लिखा है जो हमें याद था। अब देखिए हाजरीन, जिस जमाने में हम लोग बड़े हो रहे थे बड़ा हंगामी दौर था। इमरजेंसी से लेकर सन 84, मंडल से कमंडल, भारत की बेदारी, 2002 से नया भारत, इस सारे शोर और हंगामे में क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब थोड़ा गड़बड़ हो गए। हिंदुस्तान की तारीख में बाहम बादशाह भी खलतमल्त हो गए, अकबर की नवरत्नों में भी रद्द बदल हो गया, यहाँ तक कि मनाजर कुदरत और सितारों वगैरह का अहवाल लिखते वक्त हमारी नजरें जो आसमान पे रहनी चाहिए थी जमीन पे ही रह गई। बाज बादशाहों का अहवाल हमें अल्लाह औलिया के चैप्टर में लिखना था, लेकिन हड़बड़ी में क्या किया कि हम बादशाहों के ही चैप्टर में लिख के चले गए। नहीं, इसमें हमारी नियत का कोई कसूर नहीं है जी। हुआ ये कि हमारे जवान होते होते इतिहास ही बदल गया। सही बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज आपको इब्ने इंशा साहब की किताब, उर्दू की आखिरी किताब, उसका अपडेटेड वर्जन पेश कर रहे हैं, वर्जन 2.0। यस। अरे यार, आप भी कहाँ किताब आजकल पढ़ता कौन है। सही बात। नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जिंदाबाद, उसी पे जो है थोड़ी हल्की फुल्की चीजें, पॉपुलर सी चीजें एक दूसरे को भेजते हैं, पढ़ते हैं। जी जी, सही बात। तो एक काम करते हैं, हाँ, इनको इब्ने इंशा जी का कुछ पॉपुलर सा कलाम सुना देते हैं। जी जी, तो ये खुद समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ तो बेटा, जहां भी हो वहां से बजाओ कुछ पॉपुलर सा कलाम इब्ने इंशा जी का। हाँ जी। हाँ पॉपुलर, हाँ, वो पिछली बार की तरह नहीं तुमने बजाया था, मुझे भी नहीं मालूम था क्या था। जी, पॉपुलर कलाम। हाँ हाँ, चलो बिस्मिल्लाह। चलो। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। तुम शाह जी का नाम लो, तुम शाह जी का नाम लो। तुम शाह जी का नाम लो, क्या इन शाह जी सौदाई है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। ये बातें
रुसवा बेचारा। है और भी वजह वहशत की इंसान को रखती दुखियारा। हाँ बेकल बेकल रहता है वो प्रीत में जिसने दिल हारा। पर शाम से लेके सुबह तक यूं कौन फिरे है आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं ये लोगों ने फैलाई है। तुम शाहजी का नाम लो, तुम शाहजी का नाम लो। क्या इन शाहजी सौदाई है ये बातें ये बातें ये बातें। सब झूठी बातें आप लोगों ने फैलाई। आएगा तुम्हारा नंबर आएगा दोबारा यार। क्या बात। सब एक बार वही गा दूंगा। आप भी क्या कर रहे हैं भाई है? अरे भाई अगर प्रोग्राम बैठने लग जाए या शो को उठाना पड़े तो एक आध ब्रह्मास्त्र हमारे पास उस वक्त रहना चाहिए ना। सब अभी गवा देंगे आप। नहीं नहीं, ये बात तो आपकी सही है जी। आदमी को अपने बचाव में काम करना चाहिए। सही बात है। देखिए आपके पैगंबर साहब भी कह के गए हैं क्या कि अल्लाह पे भरोसा रखो, हाँ लेकिन रात को अपना ऊंट बांध के रखो। सही बात है भाई अंकल जी, हम कोई नेता तो है नहीं, कुछ भी कहेंगे और कुछ नहीं होगा। हम तो कलाकार हैं भाई, हम पे तो खास कर नजर है। हाँ अरे अरे भैया अल्लाह के बंदे, मुल्क में 2 आदमी झूठ फैलाने के लिए काफी है। तुम कहाँ ये सब रिकॉर्ड करके उसका हिस्सा बन रहे हो? तो 2 आदमी काफी है मुल्क को झूठ फैलाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप लोग जरा बाज आए उससे और फ्लैश ना चलाइए प्लीज, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। डोंट रिकॉर्ड एंड डोंट यूज फ्लैश। जी जी। तो शुरू किया जाए? जी शुरू करते हैं। हाँ कहाँ से शुरू करें बताएं? इंशा जी की किताब के इतिहास के चैप्टर से शुरू करते हैं। जी बेहतर। पहला अध्याय। पहला अध्याय क्या रखा है? वही जो इंशा जी ने रखा है वही रखिए। रामायण। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आहा, बचपन में जब रामायण सीरियल आता था तो अम्मा और बाबूजी जो है पूजा करके टीवी के सामने बैठ जाते थे, और जैसे ही राम जी और सीता मैया प्रकट होते थे, बब्बन तो जो है टी शर्ट फाड़ के हनुमान बन जाता था। अच्छा। अरे इतनी टी शर्ट अम्मा तो तंग आ गई थी, कम से कम 20-25 टी शर्ट फटी होगी। बाबूजी रामायण की वजह से जो है कलर टीवी लेके आए, तो मोहल्ले में अकेला कलर टीवी था हमारे घर में। अच्छा। हाँ, सीरियल शुरू होते होते ही नौबत होती थी कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाए। हाँ। भजन कीर्तन हो, भोग प्रसाद लगे, टीवी को तिलक लगाया जाता था, उसके बाद एपिसोड देखना शुरू करते थे। हाँ। रामलला। अरे क्या कर रहे हो भाई, मैटर सब जुडिस है। अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि रामलला कहाँ पैदा हुए हैं। कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे। आपने कभी सुना उर्दू ड्रामा फेस्टिवल कहीं होता है इस मुल्क में आज की तारीख में? आप ये कंट्रोवर्शियल बात करके रजा हैदर रक्षंदा जलील को और सस्ता दीजिए। नहीं आगे चलिए प्लीज। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट अगला चैप्टर। हाँ। महाभारत। क्या सीरियल बनाया था बी.आर. चोपड़ा ने, कमाल का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय
और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत किसी भरत वंश की सीधी साधी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यार आप तो ऐसे मंत्रमुग्ध होके बैठ गए जैसे लग रहा है नेटफ्लिक्स पे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और महाभारत देख लिया। नहीं, वो बाबूजी की फिर से याद आ गई। अच्छा, बाबूजी तो इतना प्रभावित हुए थे महाभारत सीरियल से कि समय की आवाज में ही बात करने लगे थे। अच्छा, हाँ, जब भी जो है घर खानदान में कोई झगड़ा हो, तेरे चचेरे फुफेरे भाई लड़के आ जाए, तो बाबूजी यही कहते पाए जाते थे, मैं तो साक्षी मात्र हूं, राग द्वेष से रहित, दूर हटो कौरवों की औलादो। वो बाबूजी का जो है समय और दिलीप कुमार मिक्स हो जाता था। अच्छा हुआ ये, इसी बीच जो है बाबूजी की मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। अच्छा, और बाबूजी को लग गया काला चश्मा। बब्बन ने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही सीरियल आए टीवी म्यूट कर दे और खुद संजय बन के जो है बाबूजी को धृतराष्ट्र की तरह आंखों देखा हाल सुनाए। दर्शकगण, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जो जिला कनैल करनाल हरियाणा में वाक़ा है। हरियाणा का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि महाभारत वहीं पर क्यों हुआ था। जंग का मैदान तैयार है, एक तरफ कौरव हैं और दूसरी तरफ पांडव। ये तो अच्छी बात है बेटा बब्बन, दोनों तरफ अगर कौरव होते तो कितना खराब लगता। ये देखिए, दोनों फरीकों के बुजुर्ग मैदान में घूम रहे हैं। ये कौन है? ये द्रोणाचार्य हैं, दोनों फरीकों के कोच हैं। इन्होंने अपना आशीर्वाद पांडवों को दिया हुआ है, लश्कर कौरवों को दिया हुआ है। लेकिन पांडवों का मुतालबा था आप आशीर्वाद कौरवों को दे दीजिए, लश्कर हमें दे दीजिए। आचार्य जी नहीं माने। ये कौन है? कृष्ण जी? जी, मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र नहीं, ना ही नीतीश भारद्वाज, बल्कि भगवान कृष्ण स्वयं। अभी मक्खन खा के आ रहे हैं, मक्खन ऑटो पे लगा हुआ है, गीता को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन मैंने गीता लिख रहे हैं। याद रहे, कौरव और पांडव एक दूसरे के कजिन्स हैं। ये लो, जंग शुरू हो गई, खाने से खाना बजने लगा, रक्त से रक्त टकराने लगा। ये लड़ाई लंबी मालूम चलती है, लिहाजा हम आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। बेटा बब्बन, ये तुम महाभारत सुना रहे हो कि क्रिकेट कमेंट्री? बाबूजी आईपीएल खत्म हुआ है ना, इनकी आदत हो गई क्रिकेट कमेंट्री देखने की। यार हम भी कहां महाभारत की बात करते करते टीवी सीरियल की बात करने लगे। आप भी शास्त्री जी, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन ऐसा जियाला है यहाँ पे जो खड़ा होकर कह सकता है उसने वेद व्यास की महाभारत पढ़ी हुई है? अरे वो तो अल्लाह भला करे टीवी सीरियल वालों का और अमर चित्र कथा वालों का कि हिंदुस्तान की तारीख महफूज है, वरना सब मीडिया होता आज तक। हाँ तो देखिए, बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस का क्या हुआ महाभारत के हमें पता नहीं है। हाँ अलबत्ता युधिष्ठिर जी जो है बाद में FTII के चेयरमैन बन गए थे, उनका पता है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। हाँ, फजल हजरत देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, इब्ने इंशा साहब ने जो ये किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, इसको उन्होंने एक टेक्स्ट बुक अंदाज में लिखा। तो लॉन्डो की याद दहानी के लिए उन्होंने क्या किया कि हर चैप्टर के आखिर में कुछ सवालात रखे। अब ये सवालात अगर हम आपको ना सुनाएं तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, तो पेश करते हैं सवालात। जी, पहला सवाल, अर्जुन ने घूमती मछली की आंख में तीर मारने के अलावा भी कोई तीर मारा था क्या? सवालों को आज के हिसाब से अपडेट किया जाए तो आप ये बताइए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और राजनीति का भीष्म पितामह कौन है? तब तो आप ये भी जानते होंगे कि भारत के किन दो प्रधानमंत्रियों को विपक्ष ने शिखंडी और धृतराष्ट्र कह के गले लगाया था? मक्खन खाने की चीज है या लगाने की चीज है? आपने कभी किसी को मक्खन लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो हमें लगाइए। देखिए जी, हम जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इब्ने इंशा जी ने उसके बारे में नहीं लिखा है। अच्छा। हाँ, अगर उनकी सील की बात करें यानी मुद्रा की, तो उस पर बैल बना होता था। इससे यह साबित होता है, ये आ गया। इससे यह साबित होता है कि ये लोग गाय की पूजा करते थे। और जहां तक नगर प्रणाली की बात करें, बेटा बद्री जरा नगर प्रणाली दिखाओ बेटा। हाँ जी, देखिए ये आ गई नगर प्रणाली। इसका अध्ययन करने में पता चलता है कि शौचालयों को बहुत महत्व दिया जाता था। ये देखिए, ये छोटा शौचालय है, इसमें आप 1 नंबर कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें आप 1 नंबर कर सकते हैं, 2 नंबर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है डिजाइनर टॉयलेट, इसमें आप 1 नंबर कर सकते हैं, 2 नंबर कर सकते हैं और 3 नंबर भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है
कि स्वच्छ भारत अभियान कितना पुराना है? फतरा हजरात, देखिए ऐसा है कि इब्न इंशा साहब पाकिस्तान चले गए थे, आपको तो पता ही है, जो वहाँ चला जाता है बहुत मुतासिब बाइस्ड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स में खाली फॉरेन इन्वेडर्स का जिक्र किया है। तो इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में बताएंगे। कांग्रेस क्या कर रहे हो यार? 47 से पहले की बात हो रही है भाई, बात की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस बोल दिया, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम 47 से पहले के जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद के वालों के बारे में नहीं बताएंगे। अब देखिए क्या है कि वो सर्कुलर आया है सरकार का, हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर थोड़ा अमेंड हो रहा है, तो आपको इन सब के बारे में कुछ खास जानकारी अब मिल नहीं पाएगी। तो हमने ये दायित्व उठाया है कि हम आपको विदेशी आक्रमणकारी फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान दें। तो शुरू किया जाए? जी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सिकंदर आजम। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। हे राजा पोरस, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सिकंदर आजम, कि तू इतना बड़ा बादशाह होकर गलत जबान बोलता है। ये तेरे से कहां की बोली है? ऐसे तो गवाह सबऑर्डिनेट क्लास, फैशन क्लास, क्लासिक क्लास बोलती है। रहा सवाल सलूक का, तो वो सलूक कर जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो ये ले चूतिए। जी देखिए, हुआ ये था कि सिकंदर जो है नया नया बादशाह बना था, तो उसे पता नहीं था कि एक बादशाह के साथ क्या सलूक करता है। तो उसने एक आध ये मूर्ख टाइप के दरबारी से पूछा कि बताओ क्या करें। तो कहने लगे जी गर्दन उड़ा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में राजा पोरस जो है वो भी बहुत इस बात पे पछताया था कि मैंने ऐसी अहमकाना फरमाइश क्यों की थी। नहीं, लेकिन मैंने बड़ा विपरीत पढ़ा है इसका। जी, मैंने ये पढ़ा है कि सिकंदर बड़ा खुश हो गया था। अच्छा। हाँ, पोरस का जवाब सुन के न सिर्फ उसने उसकी जान बख्शी, हाँ, बल्कि उसका इलाका भी लौटा दिया। सही बात है। लेकिन यार अभी इतनी पुरानी बात हो गई है, इसमें बात करना ही बेकार है। देखो, पोरस तब नहीं मरा था तो बाद में मर गया होगा, सही बात है ना? हाँ, बाद में तो सिकंदर ही मर गया था। तुम बैक स्टेज हो ना, क्यों लाइन ले रहे हो? भाग यहाँ से, भाग। यार जिसको देखो हिस्ट्री में इम्प्रोवाइजेशन किए पड़ा है। शास्त्री जी नाराज ना होइए, वो लड़का है भीड़ देख के मचल गया। आजकल लड़के भीड़ देख के मचल जाते हैं। बैठिए। आप ऐसा कीजिए, आप सवाल प्लीज। हाँ जी, सवाल ये है कि पृथ्वीराज कपूर सिंह, दारा सिंह और ब्रैड पिट में से असली सिकंदर कौन? मुकद्दर का सिकंदर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मुकद्दर का सिकंदर असली सिकंदर क्यों नहीं है? सच सच बताइए जी। तो आगे चले जी शुरू करते हैं। पहला आक्रमणकारी सुल्तान महमूद गजनवी। यार पहला क्यों कह रहे हो भैया? पहले से 17 स्थान तक यही बैठा हुआ है। 17 हमले किए थे इसने। अच्छा, ये तो वो है ना सोमनाथ वाला। हाँ। नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। हारने वाली कोई बात अपने प्रोग्राम में नहीं रखेंगे, खासकर विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं। जी। पर इसका शास्त्री जी एक बड़ा मशहूर किस्सा है। क्या हुआ ये कि सुल्तान महमूद गजनवी ने, एक उनके जमाने में बहुत बड़े शायर होते फिरदौसी, तो उनको 60,000 अशरफियों पे कमीशन किया कि भाई तुम हमारे लिए शाहनामा लिखो। है वो मतलब बादशाहों की गाथा। हाँ, ये अच्छा, ये वाला बादशाहों की गाथा टाइप, बायोग्राफी। अब साहब कमीशन तो कर दिया, वो लिखने बैठ गए। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो पैसा देने में आनाकानी करने लग गए। अच्छा, फिरदौसी भी बड़े चालू शायर, लगे बादशाहों की गाथा को फैलाने और फालतू उसमें सांप छचुंदर परियां घुसाने। तो आजकल भी तो यही होता है। क्या? ये प्रोड्यूसर और पब्लिशर जो हैं, लिखवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। पैसा देते नहीं है। तो आदमी ऐसी अंड बंड लिखता है। देखा होगा आपने टीवी सीरियल में नागिन क्या क्या नेवला वाला घुसा पड़ा है। नहीं, सही बात है। नहीं, लेकिन जरा भैया यहाँ पे 2-4 बड़े पब्लिशर प्रोड्यूसर आए होंगे, आप आगे काम नहीं देंगे यार। मैं नहीं डरता हूँ किसी से। बोल्ड बनिए, बोल्ड।
देखिए जावेद साहब ने जो है वो रॉयल्टी वाला केस कर दिया। कौन कौन जावेद साहब? जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब जी। हाँ हाँ, उन्होंने वो रॉयल्टी वाला केस किया जी, जीत गए। अच्छा। अब सबको रॉयल्टी देना पड़ेगी, आपको भी मिलेगी। आपने लिखा है ना ये नाटक? इब्ने इंशा साहब का है। आपने नहीं लिखा है? वहां बाहर तो आपका नाम लिखा हुआ है। नहीं तो आजकल तो यही होता है ना, लिखता कोई और है, नाम किसी और का जाता है। तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको देना पड़ेगी रॉयल्टी उनको। देनी पड़ेगी? हाँ और क्या। अच्छा। अरे यार गालिब छूट वैसे ही पैसे नहीं दे रहा है, तुम कह रहे हो कि जो है और देनी पड़ जाएगी। बिल्कुल। मर गए यार। अरे वो भी तो मर गए। कौन? इब्ने इंशा। अच्छा। नहीं देना पड़ेगी, बच गए। नैरो स्केप वाला सिचुएशन था आपका। अरे यार इनको किस्सा सुनाएंगे कि ये सब करते रहेंगे हम लोग? ओ माफ कीजिएगा ख़वातीन व हज़रात, वो जरा हम लोग बह गए, रुपए पैसे की बात आ गई। जी जी। तो आगे चलते हैं। यार हाँ, आक्रमकारी नंबर 2, खानदान गौरी। अरे ये तो गौर ही करते रह गए, तब तक दूसरा वंश आ गया। इनकी क्या बात करनी है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, गुलाम वंश। कुतुब मीनार देखा है सबने? जी नहीं देखा? दिखाऊं? नहीं देखा देखा। अरे यार देखो, इन आक्रमणकारियों को ज्यादा फुटेज मत दो। उर्दू की आखिरी किताब लिख रहे हैं, थोड़ी पतली रहना चाहिए। हाँ। मोटी किताबें कोई नहीं पढ़ता आजकल। जी जी, आगे चलेंगे? हाँ आगे चलो। चलो भाई बजाओ। खानदान खिलजी। अरे ये तो वही है ना, पद्मावती वाला? हाँ। अरे यार एक डायरेक्टर पिटा है, क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी जौहर कर देंगे सब। नहीं, बहुत रिस्क उठा रहे हैं, आगे चलते हैं। बजाओ भाई बजाओ, जल्दी बजाओ। खानदान तुगलक। क्या हो, तुगलकी आया कभी इसके बाद? अरे भैया तुगलकी दौर नहीं चल रहा है तो कौन सा दौर चल रहा है? क्या मतलब? उसमें भी पुराने सिक्के बदल के नए सिक्के चलाए थे। क्या बात कर रहे हैं? वाकई में? सोने चांदी के सिक्के बंद कर दिए थे, अच्छा। तांबे के शुरू किए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, दिल्ली से अपनी राजधानी लेके गया था उधर दक्कन। हाँ, नागपुर। कॉन्ट्रोवर्शियल बातें मत किया करो। नागपुर नहीं, हाँ। दौलताबाद। हाँ। वहीं पास में ही है उसके। अरे ये उस जमाने में तो शास्त्री जी ये भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, बाबा राम रहीम, ये सब बहुत चलता था ना। हाँ ये इसीलिए कह रहा हूँ, आगे बढ़ो, ये सब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। ये ख़वातीन व हज़रात, ये चैप्टर नहीं है। हाँ। आपने सुने ही नहीं। जी। हम आगे जा रहे हैं। हाँ। खानदान लोधी। इन लोगों ने एक काम बड़ा अच्छा किया था। क्या? दिल्ली वाले जानते हैं, लोधी गार्डन छोड़ के चले। सवालात पे आते हैं। हाँ, सवाल आप करते हैं। आप सबके लिए है, जो जवाब देगा हाथ उठाए। कौन देगा जवाब? हाथ उठाए आपने। जी हाँ, आप बताइए। हाँ। लोधी गार्डन में कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? अगर आपने देखे हैं तो आप वहां क्या कर रही हैं? ये सज्जन जो है बहुत हंस रहे हैं, इनके दांत दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। सच्ची। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप चोंच लड़ाना मुहावरे पर 140 अक्षरों का निबंध लिखिए, हमें ना सुनाइए, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर। जी ठीक है, आगे चलें? चले भाई। अहवाले खानदाने मुगलिया। बाबर बादशाह समरकंद से हिंदुस्तान आया था। ये इतना जो है इनको जो है फुटेज नहीं देनी है खामखा की, इतनी ग्रैंड एंट्री किए पड़े उनकी। सॉरी, टोन डाउन। क्यों आया था? इसलिए कि हमें एक मज़ाहिया किताब बाबरनामा दे जाए और एक सब पे गाली बाबर की औलाद की नींव डाल सके। बस हो गया। बस हो गया? हाँ, अगला बादशाह हुमायूं। जी। हुमायूं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हुमायूं पहला बादशाह था जिसने हमें बताया कि एक बिहारी बिहार से आके दिल्ली की हुकूमत छीन सकता। क्या बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। एक शख्स था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी नहीं, शेर शाह सूरी। वो लिखने में होता है शेर शाह सूरी, बोलने में शेर शाह सूरी होता है। हमारे बिहार में सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ जी, तो शेर शाह सूरी जिला सासाराम बिहार से आया और हुमायूं को खदेड़ के दिल्ली से भगाया। जी। और हुमायूं भी आज के जलील बेमुरब्बत हुक्मरानों की तरह नहीं था
कि हार के भी पड़े हुए हैं दिल्ली में वहीं। अरे सरकारी बंगला तक नहीं छोड़ते जी उसको जैसा करना चाहिए था उसने किया। जैसे ही हारा अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सिंध जो पाकिस्तान में है वहां के रास्ते होता हुआ निकल गया ईरान कुरान के। यार हुसैन साहब, मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि ये जो हमारे नेता यानी MP MLA वगैरह इलेक्शन हार जाते हैं, इनको हुमायूं से कुछ सीखना चाहिए। और जैसे ही हारे, बल्कि मैं तो कहता हूं जैसे ही एग्जिट पोल आए अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू करें और सिंध के रास्ते निकल जाए कहीं ईरान। नहीं, अच्छी राय है आपकी, सरकार को विचार करना चाहिए लेकिन आपको मालूम है कि हुमायूं को इल्म हयात का बड़ा शौक। वो क्या होता है? ये साइंस की एक किस्म होती है, शास्त्र की, एस्ट्रोनॉमी। तो क्या करता था कि रोज शाम को छत पे जाके खड़ा हो जाता था और आसमान में तारे देखता था। बस एक शाम ऐसे ही तारे देखकर नीचे सीढ़ी से उतर रहा था, पांव फिसला। यही होना चाहिए। हाँ? यही होना चाहिए। ये जितने भी साइंस के जिज्ञासु है ना, बड़बोले बयान देते हैं कि मंगल पे ये है, चांद पे प्लॉट कट रहे हैं, उस युग में फेसबुक था, इस युग में ट्विटर था। इनके साथ यही होना चाहिए, चढ़े आसमान पे सितारे देखने, पैर फिसले और हो जाए राम नाम सत्य। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवालात पे आते हैं जी, सवालात पे आते हैं। सवाल ये है कि हुमायूं छत पे चढ़ के कौन से सितारे देख रहा था, असली सितारे या फिल्मी सितारे? नहीं, देखिए सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप कौन से सितारे देखते हुए फिसलना पसंद करोगे? साइंस के खिलाफ मिसालें तलाश कीजिए। नहीं, हमें मत सुनाना, आप ऐसा करना अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। अगला बादशाह बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, जिंदसुभानी, शहंशाहे हिंदुस्तान, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दास्तान में तशरीफ ला रहे हैं। वैसे कायदे से आप सब लोगों को खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अकबर का मर्तबा इतना बुलंद है कि एक इतिहास के जिज्ञासु हैं, उन्होंने लिखा है कि अकबर के जाहो जलाल को देखकर मुसलमानों ने उसे अपनी इबादत का हिस्सा बना लिया और नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा, ये देखा होगा कि ये जो अकबर बीरबल की जो लतीफ़ों की किताबें मिलती हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, और ये जो राजपूत मुसव्विरों की तस्वीरें हैं बादशाह अकबर की, और खास कर ये के आसिफ साहब की फिल्म मुगल आजम, इससे यही मालूम चलता है कि ये बादशाह सारे वक्त दाढ़ी खुदवाए, मूछे तरशवाए, उकड़ू बैठा, फूल सूंघता, लतीफे सुनता और ऑनर किलिंग में मसरूफ रहता। ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी उसने काम किए। जैसे एक काम उसने ये किया था कि पागल हाथी को काबू में किया। अच्छा, अब देखिए जोधा अकबर फ्लॉप हो गई, हाँ, तो लोगों को ये पता ही नहीं है। ये आपने बड़ा सटीक पॉइंट दिया। अब मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जो लगान वसूल करने का सिस्टम है, ये बादशाह अकबर ने जारी किया था, पर चूंकि फिल्म लगान हिट हो गई तो अब इनके दिमाग में ये बात जो है अंग्रेजों से वाबस्ता है। अकबर जो है किस्मत का धनी था जी, जरा सी उम्र में ही तख्त पे बैठ गया था। प्रिंस चार्ल्स की तरह से नहीं, छोटे लौंडे तक की शादी हो गई है, बैठे हैं, तक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी उस जमाने में जो है लंबी वलीअहदी का सिस्टम नहीं था। आदमी जो है अपने बाप भाई को कत्ल करता था या फिर कैद में डालता था और खुद तख्त पे बैठ जाता था। बादशाह अकबर जो है वो बड़े जीरक आदमी थे, धर्म और राजनीति दोनों जो है वो साथ लेके चलते थे। वो आजकल भी यही होता है, हुक्मरान जो है वो धर्म और राजनीति साथ लेके चलते हैं। पर बादशाह अकबर जो है वो तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने वजीर बा तदबीर अबुल फजल की मदद से एक नया मजहब ईजाद कर दिया जी, दीन इलाही। अब जाहिर सी बात है भाई, खुद ही मजहब ईजाद किया था तो बेचारे को पहले खलीफा की जिम्मेदारियां खुद ही संभालनी पड़ी। चढ़ते सूरज को सलाम करना इस मजहब का बुनियादी उसूल था। सारे ये लुंडर पुंडर दरबारी जो होते थे, ये बादशाह के करीब बैठ जाते थे और साथ शुरू हो जाते थे, हुजूर आपसे ज्यादा लायक तो इस मुल्क में कोई है ही नहीं, आप हमेशा इस मुल्क के बादशाह बने रहे। हमेशा, ऐसे 2019-2025 तक नहीं, हमेशा हमेशा। जबकि वो तो ये कहते थे कि हुजूर आप अपने आप को उस जमाने का भारत रत्न खुद दे दीजिए। हाँ, तो ये तो हमें अपने नेता का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अपने आप को भारत रत्न नहीं दिया है, वरना दे देगा तो क्या करोगे? सही बात, सही बात।
जी देखिए, बादशाह अकबर को ये नौबत ही नहीं आती थी कि वो अपने मन की बात कहें। जी। वो तो फांस भी देते, छींक भी देते या पाक भी देते ना, तो भी उनके हिमायती जो है प्रेस में जाके बयान दे आते थे। सही बात। परस्तिश यानी भक्ति, खैर उसकी मिसालें आज भी देखने को मिलती हैं। ये अलग बात है कि उसे दीन इलाही नहीं कहते हैं। जी। अरे बादशाह अकबर ने जो है अपने इर्द गिर्द नवरत्न जमा किए थे। जी। मतलब उनके पढ़े लिखे नौकर थे वो। जी हाँ। अब बादशाह अकबर खुद तो अनपढ़ थे। जी। तो हम आजकल भी तो देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने अनपढ़ राजा का सिफत करते हैं, इदारिये लिख के, एडिटोरियल लिख के, टीवी चैनलों में जाके, लंदन में इंटरव्यू करके। सही बात। लेकिन एक बात है, बादशाह अकबर के मिजाज में फकीरी थी। जी। आजकल के लोगों की तरह नहीं। ये उनके दरबार में फिर भी एक आध गुणी लोग मिल जाते थे। अच्छा। अरे महाराष्ट्र से भाई अगर राग दीपक छेड़ दें तो आप समझिए लोगों के दिल में जो बुझा हुआ दिया है वो जल जाता था। अरे तो हमारे बीच में भी तो ऐसा गुणी आदमी है। हाँ हाँ। अरे बेटा छेड़ो कोई राग जिससे उस समय का आइडिया मिले, थोड़ा कैसा था बिस्मिल्लाह। माहौल। जी सुनाइए। यही मौका है बेटा, गा दो। अच्छा राजन के राज महाराजा, राजन के राज महाराजा, राजन के राज महाराजा, राजन के राज महाराजा, राजन के राज महाराजा तुम हो, तुम हो, तुम हो गरीब नवाज, गरीब नवाज, राजन के राजा, राजन के राज महाराजा, राजन के राज महाराजा, महाराजा, राजन के राज महाराजा, राजन के महाराजा, गुनिजन सब मेरा मंगल गाओ, गुनिजन सब मेरा मंगल गाओ, गुनिजन सब मेरा मंगल गाओ, गुनिजन सब मेरा मंगल गाओ। गुनिजन सब मेरा मंगल, सरताज, तुम बिन साई कौन रहे सरताज, राजन के राज महाराजा, राजन के राज, राजन के राज, राजन के राज महाराजा। क्या बात, क्या बात। भाई बहुत सुंदर, बहुत खूब।
बेटा तुम तबला अच्छा बजा रहे हो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। फ्लैट तो मिल ही जाएगा कम से कम। तो खातिन हजरात, मुद्दे की बात यह है कि बादशाह अकबर की जात से हिंदुस्तान को या मुगलिया सल्तनत को क्या फायदा पहुंचा हम नहीं जानते, लेकिन इतना तयशुदा है ये फिल्म और थिएटर वालों ने बादशाह अकबर के नाम से बहुत पैसे कमाए हैं और अल्लाह की मेहर देखिए किसी को रॉयल्टी तक नहीं देनी पड़ती उसे। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सवालात करते हैं। जी सवाल करते हैं। तो सवाल ये है, बड़ा ये पर्सनल सवाल है, आप लोग टटोलें अपने दिल को, ये मैं बहुत क्रूशियल सवाल कर रहा हूँ। क्या आप पढ़ लिख कर बादशाह अकबर का नवरत्न नौकर बनना चाहेंगे या अनपढ़ रहकर खुद बादशाह अकबर बनना चाहेंगे? क्या देखिए, अकबर की बात चली है तो मेरा भी एक पर्सनल सा सवाल है थोड़ा। जी, ये फिरोज खान साहब का जो नाटक है मुगल आजम, दिल्ली में भी हुआ था जो, उसमें भाग लेने का क्या तरीका है? नहीं तो यहाँ आप में से जो जानकार लोग हैं ग्रीन रूम में इनसे मिल लीजिएगा। आप बेटा तुम थोड़ा ऑडिशन देके बताओ। नहीं, आप वरिष्ठ कलाकार हैं, मिल जाएगा आपको, तो मसला नहीं है। तो ये बताइए कि अगर आपका शहजादा सलीम अनारकली लेकर 12 बजे रात में आए और आप दरवाजे की घंटी बजाए तो आप क्या कीजिएगा? ऑनर किलिंग या खाप पंचायत? मतलब इसमें यही दो ऑप्शन है, मैं आपको नोटा वाला ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ। जी, तो चलिए अगला बादशाह। जी, अगला बादशाह जहांगीर। बजा भाई। हाँ जी, अगला बादशाह जहांगीर, अकबर का बेटा। जाहिर सी बात है, अकबर का बाप होता तो उससे पहले राजा बनता ना। जिन लोगों ने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार देखी है, ये वाली फिल्म, ये मिनर्वा मूवी टोन वाली, जी, उनके लिए जहांगीर की जात, उसके कारनामे किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उसकी एक बीवी थी नूरजहां, नहीं, वो मलके तरन्नुम नहीं, लेकिन हाँ दूसरे कमालात जानती थी वो। जरा सी उम्र में लोगों के हाथ से कबूतर पकड़ के उड़ा देती थी। आप देखें कितना दूरंदेश बादशाह था जहांगीर कि बीवी के कबूतर उड़ाने की हरकत से उसने बीवी की लियाकत को पहचान लिया और उससे शादी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है शास्त्री जी की जहांगीर जो है वो खाली अपनी बीवी के हुस्न के लिए मशहूर था, वो अपने इंसाफ और अदल के लिए भी मशहूर था। अब देखिए उसने क्या किया कि अपने महल के बाहर एक जंजीर और एक घंटा टांग दिया और पास ही एक दरबान बैठा दिया कि अगर कोई फरियादी घंटा बजाने आए तो उसे डंडा रसीद करो, चद्दा करो यहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कोई जलील बेगैरत बेमुरव्वत फरियादी घंटा बजाने में कामयाब हो जाता था और वक्त बे वक्त बादशाह की नींद में खलल डालता था। नहीं देखिए, ये दिखावे का इंसाफ तो हर बादशाह और हर हुक्मरान करता है, तो इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। हाँ, कोई अगर नई बात है तो इन लोग बताओ। नहीं, नई बात यह है कि अगर घंटे और जंजीर वाला निजाम आज के जमाने में राइज कर दिया जाए तो घंटा बजाने वाले को क्या कहा जाएगा? विसिल ब्लोअर। अच्छा, अब समझ में आया ये विसिल ब्लोअर एक्ट क्यों बना है। जी देखिए, घंटा और जंजीर का निजाम अगर आज के टाइम पे लगाएं तो डर है कि लोग घंटा चुरा ले जाएंगे और बेच खाएंगे। जी हाँ जी, आपने देखा ही होगा ट्रेन में वो डब्बा बंधा रहता है चैन से, डब्बा उखाड़ ले जाते हैं, चैन भी उखाड़ ले जाते हैं, है नहीं? बड़ा स्मार्ट काम किया है सरकार ने जी। कि बगैर अपना घंटा चुरवाए घंटा बजाने वाले को पकड़ लेते हैं और उसका घंटा बजा देते हैं। जी, जहांगीर के बारे में और कुछ जानने की खास जरूरत नहीं है। आप में से जो बहुत जिज्ञासु टाइप लोग हैं, गालिब इंस्टीट्यूट से किताब खरीदते हो, पढ़ते नहीं है, तो अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे के आसिफ की मुगल आजम में दिलीप कुमार साहब को देख लीजिए, जिन्होंने शहजादा सलीम का रोल बड़े ही बेमन से किया है क्योंकि वो खुद उस फिल्म में मुगल आजम नहीं थे। जी जी। तो अगला बादशाह, अगला सवाल, एक सवाल कर लें। क्या कोई भी लड़की कबूतर उड़ा देती तो जहांगीर उससे शादी कर लेता? मैं तो ये कहता हूँ कि बादशाह अकबर जैसे बादशाह के बाद जहांगीर को तख्त पे बैठने की जरूरत ही क्या थी? वो तख्त पे बैठे ही क्यों? बहुत ही वाहियात सवाल है ये आपका। ड्रॉप कर दो। नहीं, एक काम करते हैं, इसको बिहार के पीसीएस के एग्जाम में डलवा देते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात। हाँ, अगला बादशाह जी, शाहजहां। बादशाह का बेटा, बादशाह का पोता, किसी पीडब्ल्यूडी वाले का बेटा नहीं था और ना ही किसी इमारती ठेकेदार का पोता था। बादशाह का बेटा, बादशाह का पोता, लेकिन इमारतें बनवाने में माहिर। जी, एक से एक इमारत बनवाई उसने, लेकिन उसकी सबसे मशहूर इबादत है ताजमहल जी, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए लगे और 12 साल लग गए। आपको तो पता होगा। अरे शास्त्री जी, जरा हमारे नाटक का प्रचार कर देते, आने वाला है शो। मानोगे नहीं तो प्लीज। इस इमारत की हकीकत जानने के लिए आप 2018 में होने वाले दानिश हुसैन के नाटक गार्ड्स एट द ताज को देख सकते हैं। आपके दिमाग के पट्टर खुल जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, नशा हिरन हो जाएगा। और कुछ कहूं? नहीं, थैंक यू। अरे पोस्टर भी बनवा लिया तुमने, बड़े चतुर हो यार। शुक्रिया, थैंक यू। आइएगा, आप लोग जरूर आइएगा।
तो आज मेरे दिमाग में एक बात आई शास्त्री जी कि जी। ये ताजमहल जो है ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट शायरों को नासुर की तरह चुभने लगा। अब आप विडंबना देखिए कि सिनेमा के पर्दे के ताजमहल की तामीर करते करते असली ताजमहल की आलोचना करने लग गए। शायर कहता है कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। पहली बार आपने जो है बहुत सही आलोचना की है। थैंक यू जी। थैंक यू। तो सवालात करें। जी, हाँ सवालात करते हैं। शाहजहां ने अगर दिल्ली का लाल किला नहीं बनवाया होता तो चोर बाजार कहां लगता? अच्छा, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है शास्त्री जी, क्या था? ये ख्याल अंकुरित हुआ है। जी, लाल किले से? नहीं, ताजमहल से। आपको तो पता ही है ताजमहल को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो यूपी सरकार जो है वो जी, जी, बिल्कुल, तत्काल है हाँ, थोड़ा। बौखलाई हुई है। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन सोचा है। अगर सरकार ताजमहल को मोहब्बत का मंदिर डिक्लेयर कर दे तो देखिए मुगल प्रेमी भी खुश हो जाएंगे और सरकार प्रेमी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्वान में मोहब्बत और मंदिर दोनों आ गया। नहीं नहीं, आइडिया अच्छा है आपका। जी, आइडिया अच्छा है। ऐसा करिए, इस पे एक निबंध लिखिए, यहां मत सुनाइए हमें, आप अपने फेसबुक के स्टेटस पे अपडेट कर देना, बाद में हम आपको ब्लॉक कर देंगे। बेटा बदरी जिसके मिले स्टेटस पे ब्लॉक कर देना उसको, ठीक है जी। तो अगला बादशाह। जी। अगला बादशाह जी, औरंगजेब आलमगीर, दीन दुनिया को साथ लेके चलने वाला बादशाह, कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, किसी भाई को जिंदा नहीं छोड़ा, उसके सारे भाई नालायक थे जैसे हर बादशाह के होते हैं। अरे नालायक नहीं होते तो इसको औरंगजेब को कत्ल करके खुद बादशाह नहीं बन जाते? नहीं, सही बात, सही बात। अच्छा, आपने शास्त्री जी सुना होगा कि ये बाज मौर्रिख इतिहासकार जो हैं ये बड़ी बयानबाजियां करते हैं कि औरंगजेब जो था बहुत मुतासिब था, ये बायस प्रेजुडिस। सत्य है ये? नहीं, ये हकीकत नहीं है। ना 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 ना, ये हकीकत नहीं है। असल हकीकत ये है कि औरंगजेब की पीआर मशीनरी बहुत कमजोर थी। अगर उसने सरकारी खजाने को सही से खर्च किया होता और अपने बारे में बड़े बड़े इश्तिहार दिए होते और कटआउट अपने यहाँ से दक्कन तक लगवाए होते और अगर अपनी पीआर मशीनरी को मजबूत किया होता तो आज औरंगजेब के साथ वही हो रहा होता जो हर बड़े नेशनल लीडर की ख्वाहिश है। क्या? उसके जन्मदिन पे सरकारी छुट्टी होती है। अच्छा, मैंने इसका एक वाकया सुना है। जी ये अपने महल के ऊपर खड़ा हुआ था, जी। तो वहां नीचे एक जनाजा जा रहा था। अच्छा, तो वही महल से बोला, किसका जनाजा है? तो लोगों ने कहा, हुजूर मौसीकी का, हाँ। यानी संगीत का। तो बोला कि ले जाओ इसको, इतना गहरा दफन करो कि फिर कभी लौट के ना आ सके। यार मैं जब हनी सिंह के गाने सुनता हूं ना तो मुझे लगता है कि यार काश हमने औरंगजेब की बात मान ली हो। सही बात, सही बात। सर हाँ, सर, एक हनी सिंह का गाना है। निकालूं तेरा जनाजा भी मैं? बेटा आजकल भजन वजन की प्रैक्टिस करो। हाँ, ये हनी सिंह नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल में दिल्ली में एक सड़क का नाम जो है वो औरंगजेब के नाम से बदलकर एक सदर के नाम पे रख दिया गया, पर नाम बदलने वाले लोग ज्यादा दूर नहीं जा सके। औरंगजेब सारी जिंदगी जंग लड़कर अपने राज्य को बढ़ाता रहा और वो सदर सारी जिंदगी जंग लड़ने के असलहे बनाता रहा। आपकी समझ में नहीं आया, थोड़ा डीप टाइप का जोक था। हाँ भाई, बजाओ अगला बादशाह। कुतुबुद्दीन फाइज मोहम्मद आजम। अरे रे रे, ये क्या हैं? बादशाहों की बात कर रहे हैं तुम यार? ये ताऊ चच्चा फुप्पा खालू लेके कहां से घुस गए? नहीं, ये बड़ा बेटा है औरंगजेब का, यही बना था बादशाह भाई। यार आपको इतिहास तो पता है नहीं। मतलब? औरंगजेब के बाद जो है मराठा हुकूमत थी। अच्छा। उसके बाद राणा रणजीत सिंह थे। हाँ। उसके बाद थोड़ा जाटों ने गदर किया था। ठीक है। उसके बाद उनका जिक्र होता है ये बताने के लिए कि कल्चर कितना गिर चुका था। वो है ना यार, इंद्र सभा वाले ताता थैया। अच्छा, नवाब वाजिद अली शाह जी, उनका जिक्र होता है। फिर 1857 में गदर हुआ। हाँ। गदर के साथ जो है बहादुर शाह जफर का जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि मुगलिया सल्तनत की कितनी दो कौड़ी की हो चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। बाज टाइम तो दस्तरखान और दरबार सिर्फ इसलिए लगता था हाँ। कि किसी अंग्रेज ने पैसे दिए होते थे। अच्छा। वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि मुगलिया कल्चर क्या है।
अच्छा, कल्चरल टूरिज्म। जी। हाँ, तो शास्त्री जी आज भी तो हो रहा है ये, राजस्थान में सब राजा अपना महल होटल होटल बना के बैठे हुए हैं। दे आर फाइन, दे आर फाइन, दे आर नेशनलिस्ट। और ये जो तुम गालिब गालिब कर, तुम्हें पता है गालिब कौन थे? बस बहुत बड़े शायर थे भाई गालिब। घंटा। गालिब जो थे इनसे भत्ता पाते थे बहादुर शाह जफर से। भत्ता मतलब? वजीफा। अच्छा। हाँ, अब सोचो जिस बादशाह के खुद इतने फटे हाल हों, वो क्या किसी को वजीफा देगा? तो उस चक्कर में जो है उधार मांगते घूमते थे पूरे दिल्ली में। हाँ। ये जितनी भी उधार की तख्तियां हैं ना, हाँ। ये सब गालिब की वजह से। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी तख्तियां? बेटा बदरी दिखाना कौन सी तख्तियां। ये देखिए, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, कर्ज मोहब्बत की कैची है। आज नकद कल उधार, हम उधार देंगे आप चंपत हो जाओगे। ये है दीवाने गालिब। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या, फिर हिंदू बेदार हुआ, वीर सावरकर आए, देश को आजादी दिलाई, अंग्रेज पूछ कर गए, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये हिस्ट्री नहीं है भाई साहब, ये हिस्ट्री नहीं है। अब यही हिस्ट्री है, अब यही हिस्ट्री है। और हाँ, कूच से याद आया, वो इब्ने इंशा ने कूच पे बड़ा अच्छा कहा। बेटा जरा सुनाना वो कूच वाला इब्ने इंशा का, सुनाओ सुनाओ जल्दी। शाह जी को पूछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। शाह जी को पूछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। शाह जी को अब कुछ करो। जब शहर के लोग ना रास्ता दे, जब शहर के लोग ना रास्ता दे, यूं बन में न जा विश्राम करे। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे, तो और करे दीवाना क्या। शाह जी को पूछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। शाह जी को, शाह जी को, शाह जी को। आहा, भाई बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो हजरत साहब, जैसे मैं आपसे जिक्र किया कि इब्ने इंशा साहब ने ये किताब जो है अलग अलग चैप्टर्स में लिखी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ग्रामर। अब देखिए, आप लोग फ्री में आए हैं तो पूरी किताब सुनाना तो मुनासिब नहीं है। टिकट दे के आए तो शायद हम लोग दोबारा किताब सुनाएं आपको। तो ऐसा करते हैं शास्त्री जी कि बाकी चैप्टरों की कुछ झलकियां इन लोगों को दे देते हैं। जी, लेकिन सबसे पहले वो इल्म वाली नज़म। हाँ, वो आपको बहुत पसंद है। जी जी, इल्म वाली नज़म सुनाते हैं इनको को पेश है आपको। इल्म बड़ी दौलत है, इल्म बड़ी दौलत है, तू भी स्कूल खोल, इल्म पढ़ा, फीस लगा, दौलत कमा, फीस ही फीस, पढ़ाई के 20, बस के 30, यूनिफॉर्म के 40, खेलों के अलग, वैरायटी प्रोग्राम के अलग, पिकनिक के अलग, लोगों के चीखने पे ना जा, दौलत कमा, उससे और स्कूल खोल, उनसे और दौलत कमा, कमाए जा कमाए जा। अभी तो तू जवान है, ये सिलसिला जारी रहे जब तक गंगा जमना रहे। पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज है, पढ़, बही खाता पढ़, टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़, बैंक स्टेटमेंट पढ़, आधार कार्ड पढ़, फेक न्यूज पढ़, जरूरती रिश्तों के इश्तिहार पढ़,
कुछ और मत पढ़, मीर और गालिब मत पढ़, इकबाल और फैज मत पढ़, इब्ने इंशा को भी मत पढ़, वरना तेरा बेड़ा प्यार ना होगा। और हम में से कोई भी नताइज का जिम्मेदार ना होगा। तो इब्तिदाई हिसाब, जी मैथ्स। हाँ जी, हिसाब यानी गणित के 4 बड़े कायदे हैं जी। जमा यानी के जोड़, तफरीक यानी घटाना, ज़र्ब यानी के गुणा और तकसीम यानी के भाग। भाई देखिए, जमा के कायदे पे अमल करना बहुत मुश्किल है, खुसूसन महंगाई के जमाने में। कुछ जमा नहीं होता है, सब खर्च हो जाता है। नहीं नहीं, देखिए जमा का कायदा अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा, अगर आप आम आदमी की तरह जमा करते हो हाँ। तो 1 और 1 होता है 1। क्यों? एक तो वो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं ना। अच्छा, अगर आप बिजनेस के कायदे से जमा कीजिए तो 1 + 1 = 16,000। कैसे? अमित भाई के लौंडे ने 16,000 गुना कमाया भाई एक साल में। नेगेटिव बातें मत करो, बी पॉजिटिव। सॉरी। देखिए, अगर आप रिश्वत के कायदे से जमा करते हैं तो हासिले जमा और ज्यादा होता है। बेहतरीन कायदा वही है जिसमें हासिले जमा ज्यादा से ज्यादा है। सही बात। अलबत्ता पुलिस वादा ना डाले, वरना जमा का कायदा जो है घटाने के कायदे में जाने लगता है। अच्छा, आपको मालूम है एक जमा का कायदा और है, क्या? जबानी जमा खर्च का कायदा। ये मुल्क के मसाइल हल करने में काम आता है। बहुत आजमाया हुआ कायदा है। 70 साल से इस कायदे को आजमाते हुए हमारे नेता हमें नए भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आजकल की जो पार्लेंस है उसमें जबानी जमा खर्च को क्या कहा जाता है? जुमलेबाजी। यार बात गणित की हो रही है, तुम पॉलिटिक्स लेके घुस गए उसमें। भैया, राजनीति गणित नहीं होती तो क्या होता है? 76 जमा 38 114 कर्नाटक में। गणित की बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी, देखिए दूसरा कायदा है तफरीक यानी घटाना, जी, निकालना। जैसे मैं सिंधी हूं तू सिंधी नहीं है, मैं पंजाबी हूं तू पंजाबी नहीं है, मैं मराठी हूं तू मराठी नहीं है, मैं कश्मीरी हूं तू कश्मीरी नहीं है, मैं मुसलमान हूं तू मुसलमान नहीं है। मैं हिंदू हूं तू हिंदू नहीं है। बस यही है घटाना। ये हिसाब का सबसे कदीमी कायदा है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। तफरीक का एक मतलब मिन करना भी होता है, यानी एक चीज में से दूसरी चीज को निकाल देना। अब देखिए, बात चीजें अपने आप निकल जाती हैं, बास को जबरदस्ती निकाला जाता है, फतवे देकर, डंडे मारकर, ट्रोलिंग करके निकल जाती हैं चीजें। बात देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा जमा करते हैं वही लोग ज्यादा तफरीक करते हैं, इंसानों इंसानों में, मुसलमानों मुसलमानों में, हिंदुओं हिंदुओं में। लेकिन आम आदमी जो है वो तफरीक के कायदे को पसंद नहीं करता है, बल्कि शरीफ आदमी तो इससे नफरत करता है। जी। क्योंकि हासिले तफरीक कुछ नहीं आता है, आदमी हाथ मलता रह जाता है। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है कि ये मीडिया वाले बड़े जबरदस्त हैं। ये मीडिया वालों ने ऐसी एल्गोरिथम निकाली है कि जितनी तफरीक पैदा करते हैं उतनी टीआरपी जमा हो जाती है। यार इसीलिए मैं कहूंगा आपके शोज क्यों नहीं लगते हैं? बात बात पे झंडा लेके खड़े हो जाते हो, बात बात पे पॉलिटिकल हो जाओगे। टोन डाउन। जी हाँ, मैथ की बात करते हैं, जी, हिसाब की। जी। देखिए तीसरा कायदा है जरब। जी। जरब के एक माने मार भी होते हैं, चोट। जैसे बंदूक की जरब, बंदूक की मार, लाठी की जरब, लाठी की मार, पुलिस की जरब, पुलिस की मार, नेताओं की जुमलेबाजी की जरब, फिल्मी गानों की जरब, सेंसर बोर्ड की जरब, जीएसटी की जरब, नोटबंदी की जरब, पेट्रोल की जरब, बीवी की जरब। अरे शास्त्री जी, आप तो भावुक होते जा रहे हैं। है क्या पेट्रोल? नहीं, वो इंतजाम है, शो की बात है। अरे बेटा, बोतल दिखाओ। गुजरात, हाँ सॉरी, नहीं बोतल नहीं है, इंतजाम, खाने का इंतजाम है। तो देखिए, हासिल जरब किस बात पे डिपेंड करती है कि आप जरब किस शय से दे रहे हैं। अगर आप इंसान को इंसान से जरब देंगे तो हासिल जरब इंसान निकलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिंदा हो। सही बात है। जी। चौथा कायदा है तकसीम। ये बड़ा फायदेमंद कायदा है। मिल बांट के खाना अच्छा होता है, इसलिए सारी पार्टियां देश को मिल बांट के खाती हैं। जी। तो सवाल करते हैं, ऐसा कीजिए कि तफरीक के कायदे को इस्तेमाल करते हुए आप दूध में से मक्खी निकालिए। कौन सी जरब ज्यादा तकलीफदेह होती है, पुलिस की जरब या नेताओं के भाषण की जरब? रेवड़ियां बांटना मुहावरे का हम लोग फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो रेवड़ी लाएंगे आप? अरे हाँ, रेवड़ियां निकालिए। हेलो, हाँ, क्या कर रहे हैं आप? रेवड़ी बांटना है ना। असली थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम इन लोगों को। अच्छा, हम तो किस्सा उर्दू की आखिरी किताब सुना रहे हैं। ठीक है, जल्दी से चैप्टर खत्म करिए, राष्ट्रीय गान करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो साइंस का चैप्टर पढ़ा दो। हाँ, साइंस का चैप्टर पढ़ाइए। बेसिक साइंस। तो मैटर 3 किस्म का होता है, ठोस, द्रव। एक मिनट, क्या क्या? द्रव। द्रव? हाँ, द्रव हिंदी है ये? हाँ, हिंदी है। यार हिंदी कौन समझता है हिंदुस्तान में? लिक्विड कहिए, लिक्विड। अच्छा सॉरी, लिक्विड। लिक्विड और गैस। अब देखिए, गैस तो यूनिवर्सल है, हर आदमी समझता है। इतनी देर से बैठे हैं अजीब से पोस्टर में।
समझ ही गए होंगे। हाँ, तो ठोस ठोस वो चीजें होती हैं जो ठोस होती हैं, जैसे ठोस कदम, ठोस वादे, ठोस दलीलें। देखिए, ठोस दलीलें हमेशा ऐसे वादों के लिए लाई जाती हैं जो ठोस नहीं होते हैं। आज तक सबसे ठोस दलील जो है लाठी ही साबित हुई है, फिर चाहे इंसान हो या भैंस। ठोस कदम इतने ठोस होते हैं कि वो कभी उठाए नहीं जाते। सरकार सिर्फ उनके ठोस वादे करती है और ठोस नतीजा आज तक सिर्फ यही निकला है कि केवल और केवल जनता घाटे में रहती है। यार, ये घाटे वाटी वाली बात मत करो। क्यों? टैक्स लग जाएगा। कैसे? हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, अच्छा। तो उनको कहीं जाना था। हाँ। तो उन्होंने जाके इंटरनेट पे प्लेन का टिकट बुक किया। हाँ। तो उसको बुक करने में 300 रुपए का जीएसटी लग गया। अच्छा। ठीक है, फिर उनका प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अच्छा। कुछ आ गया मुंडन छेदन टाइप का। हाँ। तो कैंसिल करने गए। हाँ। तो उस पे भी 300 रुपए जीएसटी। हाँ। भैया 6 इंच नहीं उड़े थे आसमान में कि 600 रुपए का जीएसटी दे बैठे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो कुछ ना करने पर भी टैक्स लगता है। हाँ, नहीं, सही बात है। तो आगे चलते हैं। लिक्विड की क्या बात करनी है, मॉनसून चल रहा है, आप लोग समझते ही हैं लिक्विड क्या है। जो नहीं समझते हैं वो गौमूत्र का इश्तहार देखें, इट्स वेरी गुड लिक्विड। गैस, अरे गैस पे मुझे एक लतीफा याद आया, शान बताइए। गैस पे बादशाह अकबर की थ्योरी थी। बादशाह अकबर कहते थे कि भाई दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। पहले तो घुन्नी, प्राइवेट हो पब्लिक हो हर जगह ठुस मारेंगे और माहौल जहर आलूद करेंगे, इनको घुन्नी कहते थे बादशाह। दूसरे प्राइवेट में तो ठाई से मारते हैं, अब पब्लिक पे ठुस। ऐसे लोगों को बादशाह अकबर मौका परस्त कहते थे, अपॉर्चुनिस्ट। और तीसरे साहिदे खुले हुए लोग हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। और ये कह के बादशाह अकबर खुद दरबार में एक कूला ऊपर करते थे और ठाए नहीं मारते थे और सारा दरबार खड़ा होके कहता था, सेहत सलामत हो सरकार की। हाँ भैया, सरकार की सेहत तो सलामत है, इतने बच्चे मर गए बगैर गैस के, सरकार सलामत है। भावुक हो गया, फिर इमोशनल हो गए। अच्छा, ऐसा करिए मूड बदलने के लिए, पानी पानी, चुल्लू पर पानी, आंख का पानी, इन तीनों मुहावरों को एक वाक्य में इस्तेमाल कीजिए। शहर पानी पानी हो गया, लेकिन नेता और म्युनिसिपैलिटी वाले पानी पानी ना हुए, ऐसा उनकी आंख का पानी मरा कि चुल्लू पर डूबने को पानी ना मिला। नहीं, अच्छा, तालियों से पता लग रहा है कि आपने वाक्य अच्छा बनाया, लेकिन जवाब आपको नहीं, इनको देना था। अच्छा, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ जी। हमारे शहर की सड़कों पे अक्सर अंधेरा रहता है, इसकी वजह पे रोशनी डालिए। पानी के खौलने का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंसानों के खून खोलने का दर्जा हरारत क्या है? सच सच बताइए। नहीं भाई देखिए, यहाँ पर मत बताइएगा, ये पढ़ने निकलने वाला इंस्टीट्यूट है। बाहर जाके थोड़ा दूर पे मीडिया के ऑफिसेज हैं, वहां पर आप बताइए, उनको फुटेज भी मिल जाएगी थोड़ी सी। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि ज्योग्राफी पे कुछ बात कर लें। हाँ, भूगोल। हाँ बेटा, बताओ जरा। हाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान जी। ये हिंदुस्तान है, गांधी जी यहाँ पैदा हुए थे, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उन्हें महात्मा कहते थे। हमने उन्हें मार डाला ताकि हमें एक फूल चढ़ाने की जगह मिल सके, हम उनकी समाधि पे जाके फूल चढ़ाते हैं। अब देखिए, यही मसला जो है वो पाकिस्तान के साथ भी था। तो उन्हें जिन्ना का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो खुद मर गए और फूल चढ़ाने की एक जगह दे गए। अगर वो ना मरे होते तो पाकिस्तानियों को भी उन्हें मारना पड़ता। सही बात। हिंदुस्तान है, यहाँ का पवित्र जानवर गाय है, भारतीय उसकी पूजा करते हैं, उसकी मूछ से तरह तरह की शक्ति पाते हैं, उसके मल से चौका लीपते हैं, गोबर गैस प्लांट चलाते हैं, अस्पताल में अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो गाय छोड़ देते हैं और उसकी रक्षा में जगह जगह टोलियां बनाए फिरते हैं। आदमी का दर्जा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जरा जानवरों से नीचे आता है। देखिए, वैसे तो जानवरों का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है हमारे पास जी, कम से कम डार्विन के लेवल का है जी। हाँ, लेकिन हम कुछ जानवरों का जिक्र कर देते हैं जी। भैंस कद में जो है अकल से थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन काले गोरे के पक्षपात की वजह से जो है गाय से मार खा गई। बकरी जो है वो गांधी जी का बहुत पसंदीदा जानवर है। नहीं सही कह रहा हूं मैं, आप वो एटनबरो की फिल्म देखिए, बेन किंग्सली के बाद सबसे बड़ा रोल बकरी का है उसके। लेकिन बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां बकरों और बकरियों ने दी। ऊंट, अकबर इलाहाबादी ने ऊंट को मुसलमान से तशबीह दी है। मुसलमान की तरह इसकी कोई हड्डी सीधी नहीं होती है। महीनों भूखा प्यासा रेगिस्तान में रहता है, इसीलिए अमेरिका इतनी ताकत के बावजूद भी ना ऊंट खत्म कर पाया, ना रेगिस्तान, ना अरब। तो ऐसा करते हैं शास्त्री जी, मॉरल साइंस से कुछ चैप्टर जो है इब्न इंशा का, उससे कुछ कहानियां सुनाते हैं।
हाँ, उसकी बहुत जरूरत है, मोराल तो वैसे काफी डाउन है जी। तो कहानी सुनाते हैं एकता में बरकत। अरे क्या उन्वान चुना आपने, बहुत जी। ही बिल्कुल मुनासिब। हाँ, एक बुढ़ऊ थे तो उनके 7 लौंडे थे। लौंडों में आपस में एकदम ना बने, एक दूसरे के विपरीत। तो बुढ़ऊ ने सोचा इन्हें एकता का पाठ पढ़ाते हैं। अच्छा। 7 लौंडों को बुलाया और कहा जाओ जंगल से जाके एक एक लकड़ी लेके आओ। और लौंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा ये कैसे प्यापा है। कह रहे लेकिन बुढ़ा कह रहा है तो चलो लेके आते हैं। गए एक्साइटमेंट में मोटी मोटी लकड़ी चुन के लाए। बुड्ढे ने कहा इनका गट्ठर बनाओ, सबने गट्ठर बना दिया। कह रहा है इनको तोड़ो। लड़कों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा, कहा ये क्या, कहा लेकिन कह रहा है बुड्ढा तो करो। तोड़ा, गट्ठर टूटा ही नहीं, मोटी मोटी लकड़ियां थी। तो बुड्ढा बोला अभी लकड़ियों को अलग करो। सबने अलग की। कह रहे अब एक एक लकड़ी को तोड़ो। लौंडों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा, कहा तोड़ने लगे, किसी से लकड़ी टूटी नहीं। आखिर में नंबर आया बड़े लौंडे का। उसने लकड़ी उठाई और तड़ाक से आवाज आई। बुड्ढा बड़ा खुश कि चलो कम से कम एक लकड़ी तो टूटी। अब मैं इन लोगों को बताऊंगा एकता क्या होती है, एकता ये होती है, खूब पकाऊंगा। उत्साह में जो है आंखें खोली तो देखा लकड़ी सही सलामत लौंडा पड़ा हुआ चित। आवाज जो थी लड़के के घुटने टूटने की आई थी। अब तो सारे लौंडे भन्ना गए। बोले यार ये बुढ़ा जो है एक नंबर का जाहिल है। दूसरा बोला यार सारे बुड्ढे ऐसे ही होते हैं जाहिल। तीसरा बोला यार जाहिल है, सनकी भी है। तीसरा बोला यार, चौथा बोला जाहिल है, एकदम जाहिल है, बिल्कुल समझने वाला नहीं। सब जाहिल 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 करने लगे। बुढ़ा मुस्कुराया, कहा कम से कम चलो एक बात पे तो सबकी एकता है कि मैं जाहिल हूं, मर नहीं रहा हूं, सनकी हूं। इत्मीनान की सांस ली और मर गया। अब्बर भयो न देओ तो हर कोई कहे आओ लड़ ले। क्या मतलब? मतलब कि जब अच्छा वक्त जाए गुजर तो पैर की जूती भी सर पे करे फदर फदर। तो एक हमारे गांव में बहुत बड़े पहलवान थे, ख्याति प्राप्त पहलवान, सूरमा पहलवान, भीषण पहलवान, अब्बर पहलवान। अब्बर इतने जबरदस्त पहलवान कि भैया एक पटखनी मारे तो सामने वाला चारों खाने चित। 50 साल तक उनका लंगोट जो है वो काढ़े के ऊपर फहरा है। अब जब 50-60 साल गुजर गए, अब्बर पहलवान थोड़ा बूढ़े हो गए, तो एक 17-18 साल का लौंडा आया, उसने अब्बर पहलवान को चुनौती दी। अब जो कुश्ती दंगल हुई तो यूं पटखनी मारी, अब्बर चारों खाने चित। अब तो साहब पूरे गांव में हर आदमी की इतने नामी गिरामी पहलवान को एक लौंडे ने यूं पिछाड़ दिया। अब अब्बर पहलवान का यूनियन जैक नीचे आया, लौंडे का लंगोट ऊपर गया। अब तो ये हालत हो गई कि अब्बर पहलवान गली मोहल्ला सड़क जिस तरफ से निकलते, चिपद्दी लौंडे 8-9 साल के कूद के सामने आते, पट्टे पे हाथ मारते और कहते ए अब्बर और लड़ ले, ए अब्बर और लड़ ले। तो उसी पे मसल आई कि अब्बर भयो न देओ तो हर कोई कहे और लड़ ले। कैसी कहानी सुनाई है ये? यार जितना मैंने मोरल अप किया था तुमने सब एकदम डाउन। सॉरी। अब जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ जिससे मोरल अप हो। वो एक चिड़िया ने चिड़िया वाली सुनाओ। अरे यार तो ऐसे वो चतुर कौवे वाली कहानी ना सुना दूं? यार वो सुनाओगे तो ये सब कनिंगनेस सीखेंगे। अच्छा वो सुना दो। हाँ, कछुआ और खरगोश वाली। तो ऐसे तो आपको भैंस के आगे बीन बजाए वाली कहानी भी अच्छी लगती है। यार अब तुम फिर वही अब्बर वाले जोन में जा रहे हो। आप विद्वान आदमी हैं, आप पंडित आदमी, आप शास्त्री आदमी, आप ही सुनाइए ना कहानी फिर। हाँ, एक कश्मीर के बादशाह थे, उनके दरबार में एक बांसुरी वादक ने बड़ी मधुर बांसुरी बजाई। बादशाह बड़े खुश हुए, बोले हम तुमको इनाम में 100 अशर्फी देते हैं। अरे बांसुरी वादक बहुत गदगद, गया उत्साह में, घर में नींद नहीं आई। रात में सुबह ही उठते ही खजाने पहुंचा और बोला कि लाओ हमारी 100 अशर्फी दो, बादशाह ने हमें इनाम दिया है। खजानची ने कहा भाग बेट, भाग यहां से। ये एकदम हैरत में कह रहे यार बादशाह ने इनाम दिया है, ये भगा रहे हैं हमको। बेचारा लौट आया, दूसरे दिन फिर गया बादशाह के दरबार में, बोला कि हुजूर देखिए हम परसों आए थे, हमने बांसुरी बजाई थी, आप बड़े खुश हुए थे, आपने 100 अशर्फी का ऐलान किया था। हम कल गए वहां तो उन्होंने तो हमें डांट के भगा दिया। तो बादशाह मुस्कुराए, कहा देखो तुमने बांसुरी बजाई, हम खुश हुए। कहे हाँ। कहे हमने 100 अशर्फी का ऐलान किया, तुम खुश हुए। कहे हाँ। तो कहा हमने तुमको खुश किया, तुमने हमको खुश किया, ना हमने तुमको खुश दिया ना तुमने हमको खुश दिया।
अब मुझे पता नहीं आपका कितना मोरल अप हुआ, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर आपका बादशाह या हुक्मरान आपसे कोई वादा करे तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वो कब खूबसूरती से मुकर जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। यार बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे यार मेरे। अब कौन है भाई? कौन है भाई? क्या मसला है आपको? इसलिए थोड़ी आप देखने आते फालतू का। दिमाग के बता दूं क्या मसला है? अरे भाई प्ले चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बाहर जाके बात कीजिए ना। मैं तुझे यहाँ पे नेता बना दूं, आजा रुक जा। नहीं अच्छा मसला क्या? हेलो भाई डिग्नेटरीज आए, क्या मसला है? बैक स्टेज कौन? चलो बाकी ऑडियंस है यार। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? जल्दी जल्दी बजाओ, मुझे उनको बचाने जाना है। चलो जल्दी बजा, खत्म करो यार। कल 14वीं की रात थी, चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब्द रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब्द रहा चर्चा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। हमसे भी सब पूछा किए, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब्द रहा चर्चा तेरा। पूछे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर मगर पूछे को तेरे छोड़ कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे पर्वत तेरे, जंगल तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी सहरा तेरा। अबे राइट विंग में रखो इसे।
अच्छी गजल आ, 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 बेदर्द हो तो चल कहता है क्या अच्छी गजल आशिक तेरा रुसवा तेरा आशिक तेरा रुसवा तेरा शायद तेरा इनका तेरा इनका तेरा इनका तेरा इनका तेरा इनका तेरा इनका Thank you. Thank you. Thank you very much for this. I would like to introduce the cast and the crew to you. There we have Sajan on graphics and sound, Atul Mishra on lights, backstage Naren and Devendra, Sunil, Akhil and Porus. Sound and music has been done by Shantanu and Varun, and of course Yasir Iftikhar Khan. Thank you. I would not like to take much of your time. I would just invite Mr. Raza Haider to step on stage. I think he just wants to do, you know, सरकारी इदारा है ना तो कुछ सेरेमनी होनी चाहिए. Thank you very much. Thank you very much for getting us here. Thank you. इस तरह के ड्रामे के लिए लफ्ज़े शुक्रिया और तारीफ जो है वो बिल्कुल नहीं, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही बेमानी हैं, बहुत. हाँ, लेकिन फिर भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तोहफा इनको हम देना चाहेंगे. मैं डॉक्टर रशीदा जलील साहब से भाई अगर इस्लामी गैदरिंग होती तो मैं कहता सूरह फातिहा पढ़ दीजिए नेक्स्ट के लिए क्योंकि सब उनके ही किया हुआ है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. का जो ड्रामा है वो बहुत ही अच्छा ड्रामा, सभी ड्रामे अच्छे हैं. M.K. रैना साहब ने